नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम परीक्षा गुरु इस उपन्यास की हमारी जो कथा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा गुरु इस उपन्यास के पात्र, उसके विषय और कुछ 12 प्रकरण जो हमने कल के वीडियो में देखे थे, आज हम उसकी कथा आगे बढ़ाते हुए आज का प्रकरण नंबर 13 शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण का नाम है बिगाड़ का मूल विवाद। यानी हर काम बिगाड़ने के पीछे उसका मूल कारण जो होता है वह है विवाद। यानी लाला मदन मोहन के बैठक में हर कोई बैठा हुआ है और वहाँ पर हर किशोर वह ढिठाई से बात करने के लिए आ जाता है, क्योंकि हमने कल के वीडियो में देखा था कि हर किशोर और मदन मोहन का थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था। यानी पैसे की लेन देन के कारण वे मुनाफा देने के लिए तैयार नहीं थे मदन मोहन, और हर किशोर मुनाफा मांगने के लिए उनके पास आता है और कुछ नाराज होकर चला गया था। ठीक है, आज वह आता है बैठक में और कुछ ढिठाई से बात करता है और कहता है कि अब मुझे मेरी कीमत जो है अच्छी आप दिलवा दीजिए, नहीं तो मुझे मुकदमा करना पड़ेगा या कचहरी में जाना पड़ेगा। इस तरह की उसकी बातें रही है और वह कल गुस्से से चला गया था और उसका मूल कारण यह था कि वो झगड़ा इसलिए बढ़ता है कि दोनों में वाद विवाद हो जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये प्रकरण है। हर किशोर के विषय को लेकर ये बातें हो रही है और मदन मोहन है अपना सारा पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि हर किशोर के हाथ वह हारना नहीं चाहता, वह जीतना चाहता है। यानी वह सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात है, इसलिए वह मुकदमा चलाया जाता है। ज़्यादा दिन तक वह टिकेगा नहीं, ऐसी बात होती है और मुकदमा होता है। अगला जो प्रकरण है प्रकरण नंबर 14, उसका नाम है पत्र व्यवहार। अब लाला मदन मोहन अपने आए हुए पत्र पढ़ते हैं, जिनमें अनेक देने वालों के पत्र है। हीरो की मांग लाला ने की थी, उसका भी पत्र है। विदेशी व्यापारियों के पत्र है और भी कई अखबार के मालिक भी हैं जो अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि किस तरह आजकल अखबार ज़्यादा लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस कारण अखबार का जो धंधा है या व्यवसाय है बड़ा ही नुकसानदायक हो रहा है। लाभ कहीं पर नहीं है, हानि हो रही है। संपादक लोग हैं वह भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं और पढ़ने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। इस तरह वह अखबार के लिए कुछ मदद मांगते हैं पत्र लिखकर, अखबार वाले लोग मदन मोहन से। और मदन मोहन अपने पत्र व्यवहार या जो कुछ बातें हैं पढ़ते हैं और सुनते हैं और बैठक में उस पर चर्चा होती है। पंडित जो पुरुषोत्तम दास है वे भी उनके सामने कुछ चीज़ों के लिए मदद मांग रहे हैं। किस चीज़ों के लिए? क्योंकि उनके अनुसार संस्कृत की उनकी जो किताबें हैं वो ख़राब हो गई है, इसलिए उनको नई खरीदनी है। इस कारण वह मदन मोहन से मदद मांग रहे हैं और उसकी फलराशि जो है वह मदन मोहन देने की बात भी उनके सामने करते हैं और पंडित यह सुनकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण में सिर्फ पत्र व्यवहार से संबंधित बातें होती है और कुछ लेन देन की बातें होती है। अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 15, प्रिय अथवा पिय। अब यहाँ पर मुंशी चुनीलाल और सब लोग बैठक में बैठे हुए हैं और वे वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष विद्या को लेकर। और ज्योतिष विद्या जिसके लिए मुंशी चुनीलाल कहते कि अब मेरा ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं रहा है। जो वस्तु हमें प्रिय होती है या जो हमें जिस वस्तु की लालसा होती है वह कभी भी नहीं मिलती और भविष्यवाणी जो सत्य नहीं हो रही, इसलिए विद्या, ये जो ज्योतिष विद्या है उस पर मेरा विश्वास नहीं है। इस पर बातें होती हैं। तभी बाबू बिहारी नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होता है और वे कहता है कि शतरंज का जो खेल होता है और उस शतरंज के खेल में हमेशा मैं भोजला पहाड़ी, ऐसा एक नाम दिया है व्यक्ति का, वहाँ का जमींदार है या बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके साथ ये पत्ते या जो शतरंज के खेल वगैरह खेलते थे और पैसे से खेलते थे। इस कारण वे हमेशा हारते थे, बिहारी लाल जीतते थे। और बिहारी कहते हैं कि अगर आपको मैं ये डाव सिखा दूँ या ये खेल सिखा दूँ तो आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ खेलने से वे हमेशा हार जाएंगे और जो कुछ मुनाफा होगा उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। मुंशी चुन्नीलाल पहले असहमत होते हैं और वे कहते हैं कि आधा नहीं, हम
उसमें से चौथाई हिस्सा आपको दे देंगे। लेकिन पहले जो हारने वाली रकम, अगर हम हार गए तो वो रकम आप हमारे सामने रख दे। पहले तरह राजी खुशी होते हुए ये बिहारी वहाँ पर ना नू करते हैं और बाद में मान जाते हैं। तभी बैजनाथ बाबू वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वे कहते हैं कि ये जो खेल है ये अच्छा नहीं है, ऐसे खेल नहीं खेलना चाहिए। पत्तों का या शतरंज का ये खेल पैसों से नहीं खेलना चाहिए, मनोरंजन के लिए खेल है, तो इसमें हानि ही होनी है और ये बहुत सारे लोगों को लूटता है। इस तरह बातें होती हैं और मदन मोहन को थोड़े से बाजू में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हरकिशोर इस तरह अदालत में मुकदमा चला रहा है और उसकी बातें कही जाती है, उस पर चर्चा भी होती है और वहाँ पर ये जो उसकी खेल की बातें थी वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, तो इस प्रकरण में सिर्फ खेल से संबंधित और मदन मोहन की बातें होती है बाबू बैजनाथ के साथ। अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 16, सुरा। सुरा यानी शराब। इस प्रकरण में शराब से संबंधित चर्चा होती है। मदन मोहन लाल के दिमाग में बहुत सारी हलचल है क्योंकि हरकिशोर ने मुकदमा चलाया है और इस कारण वे चिंतित हैं और चिंतित है इसलिए कहीं पर कुछ दिनों के लिए वह घूमने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनके चिंता का विषय यह है कि हरकिशोर ने उनको धमकी दी है कि वे उनको अदालत में खींचेंगे। इस कारण वे मास्टर शंभू दयाल और मुंशी चुन्नीलाल से बात करते हुए कि कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए कुतुब के लिए घूमने, कुतुब एक स्थान है जिसका नाम दिया हुआ है, और कुतुब के लिए घूमने के लिए चले जाएंगे। या वहाँ के स्थान का वर्णन, जिस तरह पेड़ पौधे या पशु पक्षी, वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन और वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी चाहिए उसके भी उदाहरण मिलते हैं। और वहाँ पर ये कहते हैं कि सब तो है लेकिन उसके साथ शराब और कुछ नाच गाना भी होना चाहिए। इस तरह मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल कहते हैं और इस तरह की बातें होती हैं। तब ये बातें बाबू बैजनाथ को पसंद नहीं आती और वे कहते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब पीने से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, इसके लिए शराब अच्छी नहीं है। फिर भी ये लोग मानते नहीं है और कहते हैं कि बाबू बैजनाथ की सिकंदर की हार भी शराब के कारण ही होती, यानी भर जवानी में उन्होंने अपने प्राण खो दिए थे शराब के कारण ही। इस तरह बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे बातें हैं। शराब को किसी ने सही नहीं कहा है, हर धर्म ग्रंथ में शराब को नकारा गया है, ऐसा बाबू बैजनाथ कहते हैं। लेकिन मास्टर शंभू दयाल और मुंशी चुन्नीलाल के तर्क ही अलग है और वे कहते हैं कि इंग्लैंड में शराब पीना गलत नहीं समझा जाता। और बाबू बैजनाथ शराब की बातों पर ये लोगों से थोड़ा सा वाद विवाद करते हैं। उनके अनुसार ये बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती और ये दोनों में थोड़ी सी नोक झोंक होती है। और फिर मास्टर शंभू दयाल कब जाने की तैयारी करनी है ऐसे मदन मोहन से पूछते हैं और वहाँ जाने की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 17, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। लाला मदन मोहन जो है घूमने और बाहर कुतुब के लिए घूमने के जाने की तैयारी कर रहे हैं, तभी ब्रज किशोर वहाँ पर उपस्थित होते हैं और लाला हरकिशोर की कचहरी वाली घटना बता देते हैं। कचहरी वाली घटना यानी हरकिशोर ने उन पर मुकदमा चलाया है और यह घटना बताते हुए कहते कि छोटी सी बात को लेकर आपने इतना बड़ा झगड़ा क्यों हरकिशोर से मोल लिया है। हरकिशोर तो उसका स्वभाव ही है, एक आध बार उससे गलती हुई होगी, उसने बढ़ चढ़कर बातें की होगी, झगड़ा किया होगा, आपने वह झगड़ा सुलझाना चाहिए था और वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए था। माफ़ करना बहुत बड़ा माना जाता है, हर किसी को माफ़ करना चाहिए, ऐसा ब्रज किशोर जो उपदेश दे रहे हैं मदन मोहन को, वह बातें मदन मोहन को पसंद नहीं आती। वे कहते हैं कि हरकिशोर ने बहुत बड़ी बदतमीजी मेरे साथ की है, बहुत बड़ी बात की है, उसको तो मैं मज़ा चका के रहूँगा। अब ये बातें हो रही है और ब्रज किशोर जो है बहुत सारे उदाहरण देते हैं उनको और उदाहरण देकर भी कहते हैं कि हर किसी को माफ़ करना आना चाहिए, यानी माफ़ करने का गुण हर किसी में होना चाहिए। जिस तरह शतरंज के खेल में दोनों खिलाड़ियों को अपना अपना हक होता है कि अपने अपने दांव पेच खेले, लेकिन अगर अपना हक होकर भी वे अलग तरीके से, जिस तरह घोड़े को हाथी और हाथी को घोड़ा, इस तरह खेलने लगा
तो वह स्वेच्छाचार हो जाएगा। इस तरह की उपदेशात्मक बातें इस प्रकरण में होती हैं। प्रकरण नंबर 18 जिसका नाम है क्षमा। क्षमा की भावना किस तरह होनी चाहिए व्यक्ति में, और लाला ब्रज किशोर है लाला मदन मोहन को समझा रहे कि लाला मदन मोहन ने जो आवेश में आकर पैसे न देने की बात की। हर कोई पैसे के लेन देन में अगर पैसे की मांग, वह उसको ज़रूरत होगी और पैसे उसको चाहिए, अगर वह कोई किसी मुसीबत में पड़ गया है तो वो पैसे की मांग तो करेगा ही ना, और वह अपने पैसे मांग रहा है, तो इसमें झगड़े वाली कोई बात है ही नहीं। इस तरह वह कहता है कि आपके हानि का मूल कारण क्या है, यानी इतना बड़ा झगड़ा आपने मोल लिया, इसका क्या कारण है। यानी हानि 3 प्रकार की होनी चाहिए, यानी दूसरे के इश्क में धब्बा लगाना, शरीर पर चोट आना या माल का नुकसान करना। इन तीनों में से कौन सी हानि हरकिशोर ने आपकी की है, ऐसा प्रश्न ब्रज किशोर लाला मदन मोहन से कर रहे हैं। और वे उनको उदाहरण देकर समझाते हैं कि गलतियां तो हर किसी की होती है, मनुष्य गलतियां करने के लिए ही जन्म लेता है, इसलिए उनकी गलतियों को सुधारा जाए और माफ़ कर दिया जाए, यानी कि क्षमा की भावना होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। लेकिन ये बातें मदन मोहन के दिमाग में बैठती नहीं है और मदन मोहन को ये बातें पसंद नहीं आती, और ब्रज किशोर को भी वे नाराज करते हैं और ब्रज किशोर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। प्रकरण नंबर 19 इसका नाम है स्वतंत्रता, और लाला ब्रज किशोर के भाईचारा की व्यंग्यात्मक प्रशंसा मास्टर शंभुदयाल करते हैं, और जिसमें ब्रज किशोर से में आते हैं और प्रकट रूप से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, किंतु झूठा दोषारोपण जो ब्रज किशोरी लाल पर उन्होंने किया था। ब्रज किशोर जी का स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ईमानदार है, बहुत खुले दिमाग वाले हैं, सर्व समान हित चाहने वाले हैं। इस कारण उनको अपने इज्जत पर कुछ भी बोला गया तो वो सहन नहीं कर पाते, और बेईमान जैसा शब्द प्रयोग करने के बाद वह थोड़े नाराज हो जाते हैं मास्टर शंभुदयाल पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि मास्टर शंभुदयाल से वे नाराज हो जाते हैं और उनको भी कुछ तरफदारी की बातें भी समझाते हैं, और उसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं है। लेकिन मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल को लग रहा है कि हरकिशोर से ये मिले हुए हैं। इस तरह की बातें उनकी होती है, और कुछ ना समझी की नुकसान फ़ायदे की बातें हो रही हैं, और मदन मोहन के सलाहकार होकर भी मदन मोहन उनको गलत क्या है सही क्या है समझ में नहीं आ रहा है, और वह ब्रज किशोर की बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन अपना अहम या अपनी मान सम्मान की बातें आड़ी आती है, और मदन मोहन समझकर भी न समझते हुए ब्रज किशोर की बात नहीं मानते हैं, यानी हरकिशोर को वह जो माफ़ नहीं करते। अगला प्रकरण है कृतज्ञता। लाला ब्रज किशोर अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन उनको बहुत चिंता सता रही है लाला मदन मोहन की। क्यों? क्योंकि वे लाला के बचपन से उनके घर काम कर रहे हैं, और लाला के पिता यानी लाला मदन मोहन के पिता ने उन पर बहुत उपकार किए हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई सब उन्होंने की है, और बहुत बड़े उपकार है, और उपकार के तले दबे होने के कारण उनके प्रति कृतज्ञता ये जो भावना उनके मन में पनप रही है, और इस कारण वे चिंता है, क्योंकि लाला की या लाला मदन मोहन की आने वाली पीढ़ी बहुत ही खराब जाने वाली है, क्योंकि बहुत दुख उनको झेलना पड़ने वाला है, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि मदन मोहन का जो व्यवहार है वो बहुत ही बिगड़ रहा है, उनका किसी भी नौकरों पर शासन नहीं है, किसी भी लेन देन का हिसाब नहीं है, पैसों का हिसाब नहीं है, व्यवसाय का हिसाब नहीं है, इस कारण वे अब मुसीबत में पड़ सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है, और बर्बादी के कगार पर ये खड़े हैं, ऐसा इनको लग रहा है, इस कारण ये चिंतित होते हैं। ठीक है। अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 21 जिसका नाम है पतिव्रता। अब इसमें पतिव्रता अर्थात लाला मदन मोहन की स्त्री अर्थात उनकी पत्नी का पूरा वर्णन किया है, किस तरह वह अपने पति के हर गलत सही काम में अपना सहयोग देती है, और वह अपने पति के प्रति समर्पित जीवन अर्पित करती है, और वह अब इस चिंता में है फंसी हुई है कि अब आगे बच्चों का
क्या होगा। एक स्त्री को साथ में लेकर वह अपने नौकरानी के साथ अपने 2 बच्चों को भेज देती है, किसके यहाँ, ब्रज किशोर के यहाँ, जिनको ये संदेश भी देती है कि आप ही मुसीबत से, आप ही मेरे पति को या अपने परिवार को, अपने घर को निकाल सकते हैं और मेरे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने से बचा सकते हैं, ऐसा वह कहती है। और लाला ब्रज किशोर है उनको आश्वासन देते हैं, यानी उन नौकरानी के द्वारा उनको संदेश देते हैं और आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम पूरी तरह उनकी मदद करने के लिए तैयार है। यानी मुसीबत में साथ, यानी उस पतिव्रता पत्नी का चरित्र चित्रण भी लेखक ने इसमें किया है कि वह किस तरह अपने पति का साथ देती है। पति कितना भी स्वेच्छाचार करे, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन फिर भी वह शांत रहकर हर पति की बात में सहमति जताती है। उसको पता है कि मास्टर जो है शंभू दयाल और मुंशी चुन्नीलाल गलत बातें सिखा रहे हैं, गलत सहयोग दे रहे हैं, फिर भी वह कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि पति की खुशी में ही उसकी खुशी है और वह ब्रज किशोर को अपना भाई मानती है। अर्थात इसमें सारा मदन मोहन की स्त्री का चित्रण किया हुआ है। प्रकरण नंबर अगला जो 22, इसका नाम है संशय। इस अध्याय में लाला ब्रज किशोर बच्चों के चले जाने पर अपने कपड़े वपड़े बदल कर थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर हरकिशोर आ जाता है और उनके मन में ये संशय है कि ब्रज किशोर ने मदन मोहन को कुछ भड़काया होगा इनके खिलाफ, हरकिशोर के खिलाफ, और कुछ बातें होती है। ब्रज किशोर उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हरकिशोर है समझने की जो बात मानते ही नहीं है और हर तरह से उनके मन में ये संशय बैठ जाता है कि दोनों में दरारी। पहले तो मदन मोहन और हरकिशोर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब उनमें दरार आ गई है। इसका मूल कारण वे जो है ब्रज किशोर को मान रहे हैं और ब्रज किशोर को वह गलत समझ रहे। उनके मन में ये संशय है खाली, बाकी कुछ नहीं। इस संशय के कारण वे भड़के हुए हैं और कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं और भड़क कर निकल जाते हैं। हरकिशोर को पूरी तरह समझाने की कोशिश ब्रज किशोर करते हैं, लेकिन वे समझते ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 22, इसका नाम है प्रामाणिकता। इस प्रकरण में लेखक ने ब्रज किशोर का चरित्र चित्रण किया है, यानी प्रामाणिक व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सत्य के राह पर चलने वाला और बहुत ही सावधान, विद्वान और सरल व्यक्ति, ये है कौन, ब्रज किशोर, जो लाला। इनका चरित्र चित्रण किया है। हर बुरी आदत से दूर रहने वाला, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने वाला, सही और गलत की पहचान रखने वाला, और ये पेशे से वकील है और बहुत ही अच्छी विद्या अर्जित करते हैं। अपना जो खाली समय है पूरा विद्या में लगाते हैं, विद्या अर्जित करने में लगाते हैं और मुकदमा भी लड़ते हैं, लेकिन गलत का साथ वे कभी नहीं देते हैं। इनकी प्रामाणिकता का पूरा चित्रण इस प्रकरण में किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 24, जिसका नाम है हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। अब इसका नाम ही है हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। इसका अर्थ ये होता है कि मदन मोहन के पिता पुरानी चाल के व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सारी संपत्ति, बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया था और जिसके वारिस जो लाला मदन मोहन थे, लेकिन ये अपने पिता की बात समझ ही नहीं रहे थे और अपने पिता के खिलाफ जा रहे थे। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पिता को ब्रज किशोर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ब्रज किशोर का व्यवहार अच्छा था, उनकी विद्या अर्जित करने की लालसा थी, वे ईमानदार थे, प्रामाणिक थे, गलत बुरी आदतों से वे दूर रहते थे और इनके साथी संगति मित्र गलत होने के कारण मदन मोहन के वे गलत रास्तों पर चलते हैं और अपने पिता की बात नहीं मानते हैं और पिता की बात न मानते हुए गलत व्यवसाय में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं और इसके कारण इनको दिखावेबाजी, ऐशो आराम, मेहनत न करना और भी बहुत सारी गलत बातें इनके साथ होती हैं और इनके ये आदी बन जाते हैं। इसका चित्रण इस प्रकरण में होता है और यही चिंता है कि पिता की बात बेटा नहीं मानता और पिता के मन में ये चिंता रहती है कि बेटा नहीं सुधर रहा है,
तो वे ब्रज किशोर को कहते हैं कि ये उनका साथ दे, और वे वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अगली पीढ़ी के लिए ये मदन मोहन है कुछ भी नहीं रखेगा, ऐसा उनको लग रहा था। ठीक है, तो ब्रज किशोर ये पूरी तरह कोशिश करते हैं कि लाला मदन मोहन को सही मार्ग पर लाया जाए और उनके मन में पश्चाताप हो। तो ये आगे क्या करते हैं देखना है हमें। प्रकरण नंबर 25 जिसका नाम है साहसी पुरुष। साहसी पुरुष यानी इसमें है हरकिशोर का नाम दिया है। हरकिशोर झूठी बातें शहर में फैलाता है। वह झूठी बातें किसके खिलाफ होती है? लाला मदन मोहन के खिलाफ। वे कहते हैं कि लाला मदन मोहन का दिवाला निकल चुका है, उनके लेनदार ज़्यादा बढ़ गए हैं, देने वाले कुछ भी नहीं है। लेनदार ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग उन पर मुकदमा चला रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, सिर्फ हरकिशोर ने ही उन पर मुकदमा चलाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बातें कहने से, प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें फैलने से पूरे शहर में ये बातें फैल जाती है। 1 से 2, 2 से 3, और लोगों जो लोग उनसे लेनदार थे तो उन लोगों को चिंता होने लगती है कि हमारा जो पैसा है अब कैसे निकालेंगे। हर किसी के मन में अपने पैसे के कारण चिंता होती है और हर किसी को लगता है कि हमें भी जाकर मदन मोहन से बात करनी चाहिए और वहाँ जाकर अपना जो पैसा लेना चाहिए, ऐसा लगता है। और यही अफवाह जो है हरकिशोर ने फैलाई थी पूरे शहर में। ठीक है, प्रकरण नंबर 26 जिसका नाम है दिवाला। लाला मदन मोहन सुबह सुबह कुतुब जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, हमें पता है, और बड़ी संख्या में कुछ लोग भीड़ बनाकर उनके घर में घुस जाते हैं और कहते हैं अपने अपने पैसे लेन देने की बातें होती है। उसमें निहाल चंद मोदी है, हरकिशोर भी है और बहुत सारे लोग भी हैं, और वहाँ पर वे लोग कहते हैं कि हमें हमारा पैसा अभी तुरंत चाहिए। अब लाला मदन मोहन चक्कर में पड़ जाते हैं कि इतना सारा पैसा अभी इसी वक्त कैश जो है वह कैसे चुकाया जाएगा। तो वो चिंता में कुछ बोल नहीं पाते और भीड़ आग बबूला हो जाती है और तरह तरह की बातें करती है। इनकी बातें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और वे उनमें से 1-2 लोग ये भी कहते हैं कि हम इस पर मुकदमा करेंगे, जैसे हरकिशोर ने किया है। और हर कोई अपने पैसे की प्राप्ति के लिए ये मार्ग अपनाता है और लाला मदन मोहन पर मुकदमा करने के लिए कचहरी की ओर दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो लाला मदन मोहन की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वे आंखों से आंसू बहा रहे हैं और उनके मन में डर भी बैठ गया है कि ये क्या हो रहा है, लोग इस तरह भड़के क्यों है। यानी हालांकि वे पैसा चुकाने में समर्थ है, फिर भी कुछ व्यवसाय में या कुछ देनदार में या बहुत सारे लोगों के पैसे उनके पास इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए वो थोड़े उलझन में पड़ जाते हैं और इन लोगों का एक ही साथ पैसा कैसे चुकाया जाए ये थोड़ा मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस चिंता में और उनको संदेह हो जाता है कि ये किसने किया होगा। मास्टर शंभुदयाल और मिस्टर चुनीलाल जो है वे कहते हैं कि ये सब ब्रज किशोर ने किया होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ब्रज किशोर तो उनके चहेते हैं, चाहने वाले हैं, उनका हित चाहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया होगा ऐसा संदेह मदन मोहन के मन में डाल दिया जाता है और मदन मोहन के मन में भी ये बैठ जाता है कि ये ब्रज किशोर ने ही किया होगा। ठीक है, सत्य तो यह है कि हरकिशोर ने ये किया था। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 27 जिसका नाम है लोक चर्चा। अफवाह है, यानी लाला ब्रज किशोर सुबह सुबह अपने कामों में लग जाने के बाद एक आदमी भेजकर वे हीरालाल को बुलाने भेजते हैं। हीरालाल कौन? मुंशी चुनीलाल का ये भाई है और हीरालाल को वो नौकरी देने की बात करते हैं। अपने घर पर कुछ जगह खाली होने के कारण वे नौकरी देने की बात करते हैं। हीरालाल उनके बहुत बड़े उपकार मानता है और शहर में जो अफवाह फैली गई है उस फैलाई हुई अफवाह के बारे में भी बताते हैं। ये सुनकर ब्रज किशोर को बहुत दुख होता है और चिंता भी होती है ये किसने किया होगा। फिर उनके दिमाग में आता है कि ये हरकिशोर ने ही किया होगा क्योंकि वे कल झगड़ा करके चले गए थे। तो ये बातें होती है और जो ब्रज किशोर उनको समझाते हैं कि मिस्टर चुनीलाल को समझाया जाए कि आप ऐसा न करें, मदन मोहन के मन में ये संदेह न उत्पन्न करें।
तो ये बातें होती है और हीरालाल जो है अपने भाई को समझाने की कोशिश भी करता है क्योंकि नौकरी का सवाल है। और मुंशी चुन्नीलाल की ये बातें उनको समझ में भी आती क्योंकि स्वार्थ है, थोड़ी बहुत बातें समझ में आती है लेकिन दिखावे का रूप अलग और पीछे का रूप अलग इनका रहता है मुंशी चुन्नीलाल का। और वह ब्रजकिशोर की बात को समझते तो है लेकिन उस पर आचरण नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 28, फूट का काला मुंह। फूट का काला मुंह यानी मास्टर चुन्नीलाल जब लाला ब्रजकिशोर के यहाँ उनको मिलने आते हैं, अपने भाई को नौकरी देने के कारण उपकार मानते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, आंसू लाते हैं, रोते हैं, वो सिर्फ दिखावेबाजी कर रहे हैं। असल में उनके मन में कोई भी भावना नहीं है ब्रजकिशोर के प्रति और वह जो दिखावे के लिए ब्रजकिशोर की माफ़ी भी मांगते हैं, पश्चाताप की करते हैं और अपने भाई को नौकरी देने के लिए उपकार भी मानते हैं और ये भी आश्वासन देते हैं कि हमारी ओर से अब कोई भी गलत नहीं होगा। ये जो अफवाहें फैली हुई है यह हरकिशोर ने फैलाई हुई है, मैं मदन मोहन को जाकर बता दूंगा कि यह ब्रजकिशोर का काम नहीं है। उनके मन में जो संदेह है वह मैं निकाल दूंगा, ऐसा आश्वासन भी दिया जाता है लेकिन इस पर विश्वास नहीं होता है ब्रजकिशोर को क्योंकि चुन्नीलाल का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 29 जिसका नाम है बातचीत। इस प्रकरण में मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन के पास आते हैं और कुछ बातचीत करते हुए ये समझाते हैं कि ब्रजकिशोर ने ये अफवाहें नहीं फैलाई हुई है, हम उन्हें गलत समझ रहे हैं। हालांकि ब्रजकिशोर जो हमारे चहीते हैं उनको साथ लिया जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए क्योंकि वे बहुत बड़े वकील हैं। इस कारण हमारा स्वार्थ आगे आता है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि ब्रजकिशोर को माफ़ कर देना। फिर वे ब्रजकिशोर को माफ़ करने की बात करते हैं। मदन मोहन भी अपने स्वार्थ के कारण ये मान जाते हैं और हरकिशोर के खिलाफ मुकदमा लड़ाने के लिए वकील के रूप में ब्रजकिशोर को चुना जाता है। ठीक है, उनके नाम पहले ही चिट्ठी भेजी थी, ये आपने ऐसा क्यों किया कहकर फिर वे चिट्ठी पहुंचने से पहले खुद उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रकरण नंबर 30 है जिसका नाम है नैराश्य या ना उम्मीदी। अब नैराश्य या नाउम्मीदी मदन मोहन के साथ जो जो घटित हो रहा है इस कारण नैराश्य फैला हुआ है और किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है कि इस समस्या से बाहर निकला कैसे जाए। तो इस कारण संध्या का समय है और मास्टर शंभू दयाल और ये कुछ लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए ब्रजकिशोर के मेल की भी बातें करते हैं। और ये जो बहुत बड़ा बुद्धिमान प्राणी है ब्रजकिशोर, जिन के मेल से या मदन मोहन और उनकी मित्रता के कारण या मेल के कारण इनको बहुत बड़ा खतरा लग रहा है क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बातें की, लेन देन या हिसाब की कागजी तौर पर जो बातें अगर की तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हिसाब किताब नहीं है, इस कारण हम मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे बातें इनकी हो रही है और इनको कहीं पर से ये उम्मीद नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। और उसी बैठक में ब्रजकिशोर आते हैं और कुछ बातें होती हैं, कल की कचहरी की बातें होती हैं, अदालत की बातें होती हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए ये भी बातें होती है। ठीक है, अगला प्रकरण नंबर 31, प्रकरण का नाम है चालाक की चूक। अब इस प्रकरण में मुंशी चुन्नीलाल और लाला ब्रजकिशोर के घर चले जाते हैं और लाला ब्रजकिशोर मुंशी चुन्नीलाल को लाला मदन मोहन की जो संपत्ति है या उसका हिसाब किताब है उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर मुंशी चुन्नीलाल क्या करते हैं कि ऊपरी तौर पर तो ये बता देते हैं कि कहाँ से कितना आना है, कहाँ से कितना जाना है और किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, ये बातें बता देते हैं। लेकिन कागजी तौर पर कोई भी जो हिसाब होता है वह उनके पास नहीं होता है। तो लाला जो ब्रजकिशोर है उनको कहते हैं कि आपका कमीशन आपको मिल जाएगा लेकिन मुझे कागजी तौर पर पूरा हिसाब किताब चाहिए, नहीं तो अदालत में वकील को लोगों के मुंह से निकलवाना आता है, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन मुंशी चुन्नीलाल है कि उनकी बातों में नहीं आते और कागजी तौर पर कोई भी हिसाब किताब उनको बताते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण में इतना ही बताया गया है कि चालाक की चूक किस तरह है। और अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 32 जिसका नाम है अदालत।
अब इस प्रकरण में अदालत का प्रसंग है और अदालत में ब्रज किशोर जो मदन मोहन के वकील है और जो लेनदार की तरफ से निहाल चंद मोदी या हरकिशोर या दूसरे कुछ लेनदार है मदन मोहन के, उनकी तरफ से लतीफ़ हुसैन नामक एक वकील तय किए जाते हैं। उन दोनों में बहस होती है, अपने अपने तर्क वितर्क होते हैं, दलीलें होती है, बहुत सारी बातें होती है। उसमें ब्रज किशोर का पल्ला जो भारी पड़ता है सबके ऊपर और वहाँ पर उनके लिए कुछ दिन की मोहलत मिल जाती है, यानी वहाँ की जो तिथि बढ़कर मिल जाती है। और दूसरे जो वकील है, विरोधी वकील है लतीफ़ हुसैन की, वहाँ पर बात कुछ जमती नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रकरण नंबर 33 है जिसका शीर्षक है मित्र परीक्षा। अब इसमें लेखक कहते हैं कि अब मदन मोहन अपने घर पर बैठे हुए हैं, एक तरह से उनके घर पर सुस्ती छाई हुई है और इस कारण पहले जैसी रौनक, पहले जैसी रोशनाई, पहले जैसी बैठक अभी नहीं हो रही है। इस कारण मदन मोहन अकेले बैठे हैं। 2-4 लोग मुंशी या मास्टर शंभू दयाल या और 2-4 लोग वहाँ पर उपस्थित है और उनको एक पत्र मिलता है 10,000 रोकड़ के साथ। पहले तो वो खुश हो जाते हैं कि उनको पत्र उनके एक मित्र ने मदद की है, लेकिन तुरंत उसके बाद दूसरी एक चिट्ठी मिलती है कि वह रोकड़ मदन मोहन को दी न जाए या उन्होंने वह रोकड़ लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मदन मोहन का दिवाला निकल चुका है और उनकी हालत बहुत बिकट है। पहले तो मदन मोहन खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी चिट्ठी पढ़कर वे बहुत नाराज हो जाते हैं कि मित्र लोग भी किस तरह का व्यवहार मदन मोहन के साथ कर रहे हैं। पहले तो इनके साथ बैठक करने, व्यवसाय करने या इनके साथ व्यवहार करने के लिए सब लोग तैयार होते थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बहुत सारे लोग इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं या इनसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर मित्र परीक्षा के नाम से इस प्रकरण में मित्रों पर बात की हुई है। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 34 जिसका नाम है हीन प्रभा। हीन भावना जो होती है वह किस तरह व्यक्ति में आती है। लाला मदन मोहन के घर पर जब वापसी होती है और उनके सामने ब्रज किशोर खड़े हुए हैं, उन्होंने आज के मुकदमे का जो पूरा हाल मदन मोहन को सुनाया है और मदन मोहन खुश हो जाते हैं कि किस तरह ब्रज किशोर ने जो अपना काम अच्छी तरह किया है। इसलिए वे खुश होकर अपने हाथ की जो बहुमूल्य अंगूठी है वह निकाल कर उनको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रज किशोर जो है ईमानदार व्यक्ति है, अपना कर्तव्य समझकर वे कार्य कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं इतना नीच नहीं हूँ, ना ही मैं स्वार्थी हूँ कि कुछ बदले में लेने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसलिए वो लेने से इनकार कर देते हैं। वहीं पर ही मुंशी चुन्नीलाल उपस्थित है। ब्रज किशोर के चले जाने के बाद मुंशी कहते हैं कि आपने हमें तो कुछ नहीं दिया, ब्रज किशोर को तो आप अंगूठी देने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरी बेटी की शादी के लिए आप पैसे देने के लिए तैयार थे या देने वाले थे, वह मुझे पैसे दीजिए। अब ये हालत है मदन मोहन की इस वक्त की वे मदद नहीं कर पाए या कर पाएंगे, क्योंकि उन पर मुसीबत छाई है उस वक्त जिस वक्त मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल की इनको ज़रूरत है। इनके पास ये पूरा जो हिसाब किताब रहता था, अब इनकी ज़रूरत है और इस वक्त ये पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए, हम दूसरी जगह जाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। यानी मुसीबत में छोड़ देने की बात यहाँ पर मुंशी चुन्नीलाल कर रहे हैं और गुस्से में अपने हाथ में जो उनकी तिजोरी की चाबियां हैं या कुछ दूसरी चाबियां हैं, वह चाबियों का गुच्छा जो है फेंकते हुए कहते हैं कि हम दूसरी तरफ जाएंगे, आप नहीं दे रहे हैं तो हमें दूसरी किसी और के साथ बात करनी होगी पैसों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। ठीक है, इस तरह कहते हुए वे गुस्से से चले जाते हैं। उनको बहुत मनाने की कोशिश मदन मोहन लाल करते हैं। पहले तो वो बहुत डांटते थे, गुस्सा करते थे, फिर भी ये लोग चिपके हुए बैठते थे, जाते नहीं थे। आज इतना मनाने की कोशिश मदन मोहन कर रहे हैं, फिर भी ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक स्वार्थी भावना इसके पीछे रही है। मुसीबत में साथ ये नहीं देना चाहते। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 35 जिसका नाम है स्तुति निंदा। अब यहाँ पर स्तुति निंदा आता है और स्तुति निंदा का जो भेद है, लाला मदन मोहन
और रोज के जो नित्य काम करके हुए बैठे हुए हैं और अचानक उनकी नज़र मेज पर जो रात को सोते समय उन्होंने घड़ी निकाल कर रखी थी उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन घड़ी वहाँ पर नहीं है, वह गायब हो जाती है। वे अपने सभी नौकरों को बुलाकर वहाँ पर सबको पूछते हैं कि भाई मेरी घड़ी कहाँ गई, तो कोई भी नौकर सही जवाब नहीं देता। कोई भी नौकर ये नहीं कहता कि मैंने देखी है, हर कोई कहता है कि हमें नहीं पता, क्योंकि नौकरों का भी ये ख्याल हो गया है कि अब ये मुसीबत में पड़ गए तो हर किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सचमुच उनकी घड़ी गायब हो जाती है और नौकर लोग हैं कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण मदन मोहन को बहुत दुख होता है और उसी वक्त वहाँ पर ब्रज किशोर जी आते हैं, उनको वह सारा जो वृत्तांत है सुना देते हैं घड़ी वाला। तब ब्रज किशोर सभी नौकरों को इकट्ठा करके धमकाते हैं कि अगर आप कोई सच नहीं बोलेगा तो मैं आपके सामानों की एवं आपके घरों की तलाशी लूँगा, आपका केस कर दूँगा, आपको सच बोलना है। तब नौकर लोग घबरा जाते हैं और सब मदन मोहन के पैरों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि हम शाम तक या कल तक हम पूरा जो घड़ी का जो मामला है सुलझा देंगे, यानी उसका पता लगा देंगे। ये बात सुनकर ब्रज किशोर शांत हो जाते हैं और वहाँ से वे टल जाते हैं, मतलब अपने अपने काम के लिए लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 36, जिसका नाम है धोखे की टट्टी। यानी धोखे का जो समय होता है या धोखे की जो घंटी है पहले ही बजने शुरू हो जाती है। लाला ब्रजकिशोर के चले जाने के बाद मदन मोहन की पहले वाली ही दशा हो जाती है। बहुत शांत वातावरण है, कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं है, अकेले हैं और चिंताग्रस्त हैं, जिसमें उनको दिन पहाड़ जैसा मालूम हो रहा है, क्योंकि पत्नी मायके गई हुई है और वे अपने डाक वाले की राह देख रहे हैं। डाक वाला आता है, उसमें 3 इनके नाम की चिट्ठियाँ हैं और कुछ अखबार भी इनके आ जाते हैं। पहली चिट्ठी इनके ही एक व्यापारी वर्ग की है, जो इन्होंने पैसे देने की बात की थी, उनके देनदार है ये। और वे चिट्ठी में लिखा है कि अभी तो मैं मुसीबत में हूँ और अभी मैं आपको मदद नहीं कर सकता। मदन मोहन को वो दोस्त कह रहा है, लेकिन तुरंत मैं पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा और जल्द ही मैं आपको मदद करूंगा। ऐसी आशा भरी चिट्ठी इनको लिखी गई है। दूसरी चिट्ठी आती है इनके ही घर पर रहने वाला एक इनका दोस्त, तो हमेशा इनके घर पर आकर महीनों 2 महीने रहता था, उस पर ये हज़ारों रुपए खर्च करते थे। आज जब मुसीबत पड़ गई तो इनको चिट्ठी लिखी गई थी कि कुछ मदद करें, लेकिन ये पहले ही चिट्ठी पहुंच जाने के बाद पहले ही एक चिट्ठी लिखकर इनके नाम यानी मदन मोहन के नाम डाल देता है और उसमें लिख देता है कि मैं ही दूसरे गांव में रह रहा हूं और जिसका खर्चा 10,000 है, आप कुछ मेरी मदद करिए 10,000 की, अगर चाहे तो मुझे कर्ज दीजिए, मैं धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। यानी इनकी मदद मांगने से पहले ही वे ही इनको मदद मांग रहे हैं और बाद में इनकी चिट्ठी मिलने के बाद अफसोस व्यक्त करते हैं कि मैं तो आपको मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तीसरी चिट्ठी इनके ही एक दोस्त की है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वे चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इनको सजा हो गई तो ये जेल चले जाएंगे और हमारा जो पैसा है कौन चुकता करेगा। पैसे होकर भी नहीं है, 1-2 दिन में इसका इंतज़ाम कर दूंगा, ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मदन मोहन जो है निराश होते हैं और कुछ अखबार है वे उनके घर पर आए हुए उन अखबारों को ये पढ़ने लगते हैं, जिसमें सभ्यता का फल बहुत सारे लेख भी हैं, उनको भी पढ़ते हैं और उनको अपने जीवन के सभी दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह रौनक इनके बैठक में हुआ करती थी। लोग इकट्ठा होते थे इनके साथ बैठने को, इनके साथ खाने पीने को या इनके साथ कहीं पर भी जाने को लोग तरसते थे, और आज हर कोई इनसे पीछा छुड़वाना चाहता है, इनसे दूर भाग रहा है। ये हालत क्यों हो गई? क्योंकि पैसा इनका अभी नहीं है, इनके दिन बुरे आ गए हैं, इनकी हालत बुरी हो गई, इस कारण लोग भी अब इनसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 37, जिसका नाम है विपत्ति में धैर्य। यानी संकट या विपत्ति आई है तो उसमें धैर्य होना बहुत आवश्यक है। लाला जो ब्रज किशोर अदालत में अपनी अच्छी तरह पैरवी करते हैं और उस घटना के बाद उनको थोड़ा समय मिलता है और वे अपने काम के लिए
थोड़ा मिस्टर ब्राइट के पास चले जाते हैं और ये हरकिशोर और निहाल चंद मोदी है या दूसरे विरोधी वकील हैं वहाँ पर ये उपस्थित है। इस समय का फ़ायदा उठाते हुए तब वे लाला मदन मोहन के नाम पर गिरफ्तारी का वारंट निकालते हैं। यानी ब्रज किशोर नहीं है, ब्रज किशोर को बुलाया जाता है लेकिन वे वहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो विरोधी वकील हैं कहते हैं कि ब्रज किशोर झूठ बोलना नहीं जानते, इसलिए झूठ बोलने की नौबत आ गई है, इस कारण वे झूठ बोलने के बजाय दूर भाग रहे हैं। ऐसा कहते हुए इनका जो गिरफ्तारी का वारंट मदन मोहन का निकलता है और उनको ढूंढने के लिए तरह तरह के जो पुलिस लोग होते हैं बाहर शहर में चले जाते हैं। वे घर पर तो नहीं मिलते लेकिन बाहर मिलते हैं और उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर दिया जाता है। ठीक है, प्रकरण नंबर 38, इस प्रकरण का नाम है सच्ची प्रीति। जब इस घटना के बारे में ब्रज किशोर या मदन मोहन की जो पत्नी मायके गई थी वो आ रही है, उसको भी पता चलता है, तो इस घटना के बारे में पता चलते हुए तुरंत दुखी होकर अदालत के सामने आ जाती है। मतलब जिस जेल में इनको कैद करके रखा है वहाँ पर ये आ जाती है अपने बच्चों सहित, वो रो रही है। और ब्रज किशोर को जब ये पता चलता है वे तुरंत मदन मोहन को मिलने जेल चले जाते हैं। उनसे कुछ बातचीत होने को कोई नहीं टाल सकता और वे जल्दी नहीं करते क्योंकि इनको छुड़ाने की इसके पीछे उनका एक मकसद रहता है। और वे मदन मोहन की पत्नी को मिलने बाहर आते हैं और मदन मोहन की पत्नी को कहते हैं कि आपको धैर्य रखना है क्योंकि आपकी जैसे जो सत्य प्रतिवर्ता नारी अब इस विपत्ति के समय में धैर्य अपना खो नहीं सकती, बच्चों की तरफ देखिए, ध्यान रखिए, ऐसा कहती है। और मदन मोहन की जो स्त्री है बहुत ही भावुक होकर अपने जो गहने हैं ब्रज किशोर को ज़बरदस्ती देती है और वो कहती है कि आप कैसे भी करके मदन मोहन को या इनको बाहर निकलवा दीजिए। ब्रज किशोर उनको आप चिंता न करें और घर चले जाइए ऐसा कहते हैं। और ब्रज किशोर उन बच्चों को उनके पिता को या पिता के पास मिलने के लिए लेकर चले जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बच्चे अपने पिता के साथ खेलते हैं लेकिन ज़्यादा देर होने के बाद उनको भूख लगने के बाद वो रोने लगते हैं। यह देखकर जो मदन मोहन को बहुत दुख हो रहा है कि बच्चे रो रहे हैं, किस हालत में ये लोग यहाँ पर आकर कैद हो गए हैं, इसका उनके मन में बहुत गहरा असर हो गया है और वे बहुत दुखी है। और रात का समय होते ही जेल का दरवाज़ा बंद करने के कारण बच्चों को पहले ही जल्दी बाहर या घर भेज दिया जाता है। ब्रज किशोर भी चले जाते हैं और मदन मोहन अकेले अंधेरी रात में उस जेल में कैद हुए हैं। ठीक है, अगला प्रकरण है प्रकरण नंबर 39 जिसका नाम है प्रेत भय। प्रेत भय यानी मृत्यु का भय हर किसी को रहता है। अंधेरी रात है, अलग अलग बातें उनको याद आ रही है, पुरानी बातें, कुछ आने वाले भविष्य के बारे में बातें इनको याद आ रही है। और तभी इनको एक छाया दिखाई देती है और उस छाया में इनको उनकी पत्नी, लेकिन पत्नी है कि नहीं, उनके मन में यह भी संशय है कि इस समय इस अंधेरी रात में इतनी देर तक यहाँ पत्नी कैसे आ सकती है जेल में। तो उनको लग रहा है कोई प्रेत है या कोई भूत है जो छाया बनकर इनके पीछे पड़ा है और इनको डर भी लग रहा है। लेकिन पतिव्रता पत्नी की आवाज़ आ रही है और वो उनको समझा रही है कि उनके पीछे वह हमेशा खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। और उनको ये दिन भी याद आ रहे हैं कि किस तरह पत्नी अपना जो पूरा कर्तव्य निभा रही थी लेकिन ये भटक रहे थे और इन्होंने कुछ भी सुख उनको नहीं दिया। इस बात का उन्हें दुख हो रहा है और वे अपने पत्नी की वहाँ पर जो माफ़ी भी मांग रहे हैं। पत्नी के चले जाने का उसकी जो छाया है वह लुप्त हो जाने के बाद ब्रज किशोर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के कुछ सिपाही लोग उनको दिखाई दे रहे हैं और वे कहते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये लोग कैसे आ सकते हैं जेल में, ये प्रश्न भी इनके मन में उठा है और वे सोच रहे हैं। तभी ब्रज किशोर सच में उनके सामने आ जाते हैं। प्रकरण नंबर 40 सुधारने की रीति। इसमें ब्रज किशोर उनको सारा वृत्तांत सुना देते हैं कि जेल में कैद होने के बाद वे कल शाम को ही इनकी जमानत उन्होंने करवा दी थी, लेकिन
उसके पहले उन्होंने एक रात के लिए ही क्यों न हो जो मदन मोहन को जेल में रहने देने के लिए उन्होंने ये सारा वृत्तांत दिया, ये सारी घटना घटित की है। पत्नी को लाना, बच्चों को लाना और भी अंधेरी रात में इनको थोड़ा सा पश्चाताप करने के लिए विवश कर देना, ये बातें होती है। पूरा वृत्तांत इनको ये समझाते हैं कि आपको सच में पश्चाताप हो रहा है, विकट की स्थिति में आपके पास कोई नहीं है और आपको समझ में आ रहा है कि अंतिम जो समय है किस तरह बिताना है और अपना जो कार्य अच्छी तरह करना है, अपने कर्म अच्छे करना है और जो कुछ रिश्ते हैं सच्चे बुरे उसकी समझ व्यक्ति को रहनी चाहिए। अच्छे और बुरे में समझदारी होनी चाहिए और कभी भी ऐशो आराम या संपत्ति की लालच में व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। ऐसी उपदेशपरक बातें उनको कहते हैं और यहाँ सुधारने की जो रीति है वह मदन मोहन को समझाई जाती है और मदन मोहन को भी पश्चाताप हो रहा है और वह इस पश्चाताप में ये तय करते हैं कि आगे का पूरा जीवन वे अच्छी तरह गुजारेंगे। ठीक है, अंतिम प्रकरण है प्रकरण नंबर 41 जिसका नाम है सुख की परमावधि। परमावधि क्या होती है, इस पर लेखक ने उपदेश दिए हैं, लिखे हैं। अब जेल से ये छूट चुके हैं। अब इनके मन में पूरी तरह जो लालच है या जो कुछ भय है या जो कुछ वासना है, मदिरा पीने की वासना है, ये बहुत सारी जो वासना या गलत धारणाएं निकल चुकी है और उनको पश्चाताप हुआ है किसको, मदन मोहन को। और वे अपने घर, अपने पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास चले जाते हैं और ब्रज किशोर का आभार उपकार जो मानते हैं और उनको कुछ भेंट देने की स्थिति में आते हैं। लेकिन तभी वे तुरंत समझ जाते हैं कि ब्रज किशोर तो भेंट लेने वालों में से नहीं है, उल्टे ये भेंट देने से उनका अपमान होगा। इसलिए वे तुरंत अच्छे काम करने की जो ख्वाहिश करते हैं और उनको पछतावा है कि अपने सारे जीवन में अच्छे काम करके वे बिताएंगे और इस परीक्षा के कारण ही, यानी ये भयानक घड़ी घटित होने की जो परीक्षा इनके जीवन में आई थी, इसी परीक्षा को वह गुरु मानते हुए अपना आने वाला समय अच्छी तरह बिताने की कोशिश में ये लग जाते हैं और यहीं पर उपन्यास समाप्त होता है। ठीक है, इस उपन्यास का सारांश हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपने उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य का जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने अंग्रेजी ढंग का ये उपन्यास ऐसा कहा है और इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस व्यक्ति का चित्रण किया है जो मदन मोहन, जिनका स्वाभाविक चित्रण है, और लाला मदन मोहन जो अमीर है, उनके जीवन के झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास के कारण इनकी ये स्थिति होती है और वह अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए जेल चले जाते हैं और जेल में जाने के बाद उनको पश्चाताप होता है और एक नया जीवन इनका शुरू होता है ब्रज किशोर के कारण, जो अच्छे और ईमानदार और बहुत ही सच्चे और दूसरों की मदद करने वाले और जो सर्वसाधारण होकर भी असाधारण की भूमिका निभाने वाले ब्रज किशोर का चित्रण भी इस उपन्यास में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपन्यास समाप्त होता है। अब उपन्यास इकाई के संपूर्ण जो नोट्स हमारे, मुझे लगता है इस इकाई में सिर्फ 1-2 उपन्यास हमारे रह चुके हैं, मानस का हंस और झूठा सच, ये 2 उपन्यास हमारे रहे हैं। मानस का हंस ये उपन्यास मैं अभी पढ़ रही हूँ। मानस का हंस उपन्यास होने के बाद झूठा सच यह भी उपन्यास या इस उपन्यास के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस उपन्यास के या इस उपन्यास इकाई के नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई इकाई उपन्यास की जो है, जिसके नोट्स मैं जल्द डाल दूंगी, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।